नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। आज हम ज्योतिष के कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र को एक शंका की नज़र से देखा जाता है या कुछ आरोप इस पर लगाए जाते हैं। जैसे दो बच्चे एक ही वक्त पैदा हुए, फिर उनका भविष्य अलग क्यों, या जुड़वा बच्चों का भविष्य अलग क्यों, या सब कुछ अगर भाग्य में लिखा है तो फिर मेहनत ही क्यों। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम ज्योतिष से ढूंढेंगे। सबसे पहले हम ज्योतिष में जो गणनाएं की जाती है क्या वो सही है, उनकी सटीकता का आकलन करेंगे। हमें पता है कि भारत में हर वर्ष 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, हर 12 वर्ष में लगता है और यह कई हजारों सालों से लग रहा है। तो यह गणना कि भी ये 12 वर्ष में ही लगना चाहिए कैसे हुई, तो आपको एक बात बताता हूँ कि गुरु जो ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाते हैं। इस वजह से ज्योतिषियों ने कहा कि इनके एक चक्कर जब पूरा होगा तब कुंभ का मेला लगेगा, और यह हजारों वर्ष पहले से लग रहा है। और इसका उल्लेख एक चीनी यात्री हैन स्वांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आया था और जब वापस वो चीन गया तो उसने अपनी पुस्तक में भी किया। अब एक चीनी यात्री है और उसने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है तो इस पर विश्वास तो बनता है, क्योंकि हमारी ये मानसिकता है। चलो, इसका मतलब 12 वर्ष गुरु एक चक्कर सूर्य का और 12 वर्ष में कुंभ का मेला। जिस तरह से पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन, उसी तरह से गुरु को लगते हैं 12 वर्ष, और यह 7वीं शताब्दी में हो रहा था। ओके, और हमें कब पता लगा, अर्थात वैज्ञानिकों को कब पता लगा? 16वीं शताब्दी में गैलीलियो साहब ने दूरबीन से जब गुरु ग्रह को देखा और उन्होंने बताया कि 12 वर्षों में जो है वो गुरु ग्रह जो है वो एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो वैज्ञानिकों को पता लगा 16वीं शताब्दी में दूरबीन का आविष्कार होने के बाद में, जबकि ज्योतिषियों ने इसको बहुत शताब्दियों पहले बता दिया और गणना भी एकदम एग्जैक्ट की। जिस चीज़ को आंखों से देखा नहीं जा सकता था, केवल दूरबीन से देखा जा सकता था, उसको भी ज्योतिषियों ने बता दिया और उसकी गणना तक कर दी कि इसको 12 वर्ष लगेंगे। इसी तरह शनि की भी गणना कर दी कि शनि को 30 वर्ष लगेंगे। मतलब गणना में तो सटीकता है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई 7 दिन का एक सप्ताह है, 28 से 30 दिन का एक महीना है और 12 महीनों का एक वर्ष है। यह किसने बताया? तो यह भी, इसका श्रेय भी विक्रम संवत का जो पंचांग है उसको जाता है, जो कि हमारे ज्योतिष से ही संबंधित है पंचांग। और यह जॉर्जियन कैलेंडर जो जनवरी फरवरी मार्च जिसके अंदर होता है उससे 57 वर्ष पुराना है, और यह साबित हो चुका है। यह प्रूफ है कि जॉर्जियन कैलेंडर से जो हमारा जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है वो 57 वर्ष पुराना है, तथा उसके अंदर 7 दिनों का एक सप्ताह माना गया है, 28 से 30 दिन का महीना माना गया है और 12 महीनों का एक वर्ष माना गया है। अर्थात जो समय की ये गणना है, ये सारी गणना कि 7 दिन का एक सप्ताह होना चाहिए और 28 से 30 दिन का एक महीना होना चाहिए और 12 महीनों का एक वर्ष होना चाहिए, यह भी हमने ही दुनिया को बताया और 57 वर्ष पहले बता दिया। अब मैं काली संवत की बात नहीं करूंगा, काली संवत वाला कैलेंडर तो बहुत पुराना है लेकिन उसके बारे में प्रूफ नहीं मिलते हैं, तो उस वजह से उसकी बात नहीं करेंगे। जिसके प्रूफ है उसी की बात कर रहे हैं। अब हम इतिहास की ओर चलते हैं और कुछ धर्म ग्रंथों को टटोलते हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वेदों की तरफ चलेंगे। तो वेदों के अंदर हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर 30 से ज्यादा श्लोक हैं ज्योतिष से संबंधित, यजुर्वेद में 40, अर्थवेद में 150 से ज्यादा। इसका मतलब ज्योतिष काफी पुराना है, वेदों से जुड़ा हुआ है। कई लोग तो इसको वेदों की आंख भी मानते हैं। ठीक है, अब हम रामायण की बात करेंगे। तो रामायण के अंदर जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये तो प्रारब्ध का नियम है। अर्थात प्रारब्ध शब्द जो है वो ज्योतिषियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसकी वजह से आपको इस जन्म में कुछ न कुछ उनका फल मिलता है, तो ये आपके प्रारब्ध के कर्म है। तो इसका मतलब लक्ष्मण जी का ज्योतिष में विश्वास था। अब दूसरी बात करते हैं कि राजा दशरथ का जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो वो ये कहते हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र का राहु सूर्य व मंगल भेदन करने वाले हैं, इस वजह से मेरा बुरा वक्त आने वाला है। और उसके बाद में उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है राजा दशरथ को या फिर वाल्मीकि जी को, ये वाल्मीकि रामायण की बातें हैं, तो वाल्मीकि जी को ज्योतिष के बारे में गहरा ज्ञान था। अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो जब महाभारत का जिक्र आता है तो उस समय महाभारत के समय ग्रहों की क्या कंडीशन थी यह बताई गई है। तो उसमें बताया गया है कि शनि जो है वो पूरा फागुन नक्षत्र के अंदर है, गुरु जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है, तथा मंगल जो है वो अनुराधा नक्षत्र के अंदर है, तथा
एक ही महीने में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण दो हैं। तो इसका मतलब वेद व्यास जी को भी ज्योतिष में अच्छी दिलचस्पी थी, उनको भी ग्रह की पोजीशन के बारे में काफ़ी कुछ पता रहता था और उन्होंने इसका वर्णन महाभारत में भी किया है। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। यह बहुत जबरदस्त बात है। विष्णु पुराण के बारे में यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यह कितना पुराना है, क्योंकि पुराणों के अंदर बहुत से भारत के ऊपर समय परिवर्तित होता रहा और पुराण भी काफ़ी सारे परिवर्तित होते रहे। लेकिन विष्णु पुराण के अंदर एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि मैत्रा ऋषि जब पाराशर ऋषि को यह पूछते हैं कि पृथ्वी कैसी है या पृथ्वी में क्या क्या है, तो पाराशर ऋषि यह बोलते हैं कि पृथ्वी पर 7 बड़े समुद्र हैं और 7 महाद्वीप हैं। अब आप ये मान लीजिए कि विष्णु पुराण काफ़ी पुराना है, कहीं हजारों साल पुराना है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन जब पाराशर ऋषि जो है वो ये बता रहे हैं, जिन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं होगी या कभी वो घूमे नहीं होंगे, और वो फिर भी पृथ्वी के बारे में ये बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है उसमें 7 बड़े समुद्र हैं, 7 बड़े महाद्वीप हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। अब हम गीता के अंदर चलते हैं। गीता के अंदर भगवान खुद जो कृष्ण भगवान है वो कहते हैं कि मैं नक्षत्राधिपति चंद्र हूँ। तो ये भी एक बड़ी बात है कि, और कुछ लोग तो गीता से रिलेटेड ही ज्योतिष करते हैं। गीता के हर पाठ के अंदर ज्योतिष के कुछ जो उपाय जो होते हैं उनको गीता से किया जाता है। कुछ लोग इस तरह का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ज्योतिष का इतिहास काफ़ी पुराना है, ज्योतिष की गणनाएं काफ़ी सटीक है और काफ़ी विद्वानों ने इस पर काफ़ी सारा विश्वास रखा है। अब हम हमारे प्रश्नों के उत्तर टटोलते हैं कि अगर सभी कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म क्यों की जाए, मेहनत क्यों की जाए। तो मित्रों, इसको इस तरह से समझो कि एक गाय एक खूंटी से रस्सी की सहायता से बंधी हुई है। अब यह गाय यह सोचकर एक जगह बैठ जाए कि मेरे भाग्य में जितना लिखा हुआ होगा उतना ही मुझे खाने को मिलेगा, और गोल गोल उस खूंटी के सारे घूमे नहीं, तो उसको बहुत कम घास खाने को मिलेगी। और यही गाय अगर कर्म करती रहे और उस खूंटी के चारों तरफ चक्कर लगाती रहे तो उसको ज्यादा घास खाने को मिलेगी। तो मित्रों, इसको इस तरह से समझिए, कर्म और भाग्य का इसी तरह का रिलेशन है, खूंटी से बंधी गाय जैसा। अगर आप कर्म ज्यादा करेंगे तो आप ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे और आपको मेहनत का ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये सोच के एक जगह बैठ जाएंगे कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होना ही है तो मैं मेहनत क्यों करूं, तो आप उस गाय की तरह ही हो जाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल भी कम ही प्राप्त होगा। यह खूंटी और यह रस्सी की लंबाई यह ऊपर वाले ने निर्धारित कर ली है, लेकिन कर्म करने से आप अपना क्षेत्रफल या फल बढ़ा सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कि 2 व्यक्ति एक ही समय पैदा हुए, उनका भविष्य एक ही होना चाहिए, अलग अलग क्यों? तो इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए मित्रों, क्या होता है कि ज्योतिष के अंदर जो चार्ट बनता है वो एक ही चार्ट नहीं बनता, अर्थात कुंडली जो बनती है ना, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा डिटेल में जाएंगे कि कुंडली जो बनती है वो एक ही नहीं बनती, कम से कम 16 कुंडलियां बनती है। इसको बोलते हैं षोडश वर्ग, और अपराश्री में 4 और बनती है, तो काफी सारी कुंडलियां बनती है, केवल एक कुंडली नहीं बनती। और आप इसको इस तरह से समझिए कि एक घड़ी है जिसके अंदर 9 सुइयां हैं। कितनी? जैसे अपनी घड़ी में 3 सुइयां होती ना, आप उसमें ऐसे 9 ग्रहों की जगह 9 सुइयां निर्धारित कर लीजिए कि उस घड़ी के अंदर 9 सुइयां हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? एक घड़ी 9 सुइयों वाली एक घड़ी, और उस घड़ी के अंदर 16 और घड़ियां, मतलब कि आप ऐसे मान के चलिए एक घड़ी, उसके अंदर 16 घड़ियां जो अलग अलग जगह होगी, कोई 12 से 3 के बीच में होगी, कोई 3 से 4 के बीच में होगी, कोई 5 से 6 के बीच में होगी, इस तरह से अलग अलग उनकी 16 घड़ियां, और उसके अंदर 9 जो सुइयां चल रही हैं। तो अब देखिए आप कि जो ग्रह, जैसे आप एक मिनट वाली सुई को मान के चलते हैं, वो मिनट वाली सुई 60 सेकंड में घूमेगी पूरा, लेकिन जब कोई छोटी घड़ी होगी तो उसके अंदर तो वो बहुत फास्ट घूम जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ग्रहों की जो चाल है वो कई कुंडलियों के अंदर बहुत फास्ट चेंज होती है, बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। और जो आप ये जो देखते हैं ना कि सूर्य एक जगह है, तो वो सूर्य एक जगह नहीं है, वो सूर्य कुछ अंशों पे होता है, अर्थात वो 13 डिग्री पे होता है या 14 डिग्री पे होता है। सूर्य को वह स्थिर नहीं माना गया है ज्योतिष के अंदर, सूर्य को गतिशील माना गया और हर वक्त गतिशील माना गया, हर सेकंड के हिसाब से गतिशील माना गया। इसी तरह सारे ग्रहों को गतिशील माना गया। अब हम लग्न के अगर उपनक्षत्र स्वामी का उपनक्षत्र स्वामी देखें तो वो कुछ सेकंडों में बदल जाता है। अगर केतु उपनक्षत्र हो और उसका उपनक्षत्र स्वामी देखें तो वो कुछ सेकंडों में बदल जाएगा, मिनटों में भी नहीं, कुछ सेकंडों में बदल जाएगा। तो इस वजह से
कुछ मिनटों में अगर हेरफेर हो जाए तो भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ कुंडलियों में। अब लेकिन बात यह आ गई कि हम तो ये मानते हैं मिनटों का हेरफेर ही नहीं है, हम तो ये मानते हैं एक ही समय हो गया, एक ही समय हो गए। या फिर आप ऐसा मान लो, इस तरह से इसको ज्यादा अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरह से कह लो कि भाई जुड़वा है, तो ये भी तो कि मान लो जुड़वा है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, जुड़वा है। तो जुड़वा है तो इसको आप इस तरह से समझो कि अगर जुड़वा बच्चे हैं, अब हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहले विज्ञान के हिसाब से बता दूं कि जुड़वा बच्चों जो मोनोजाइगोटिक होते हैं उनका भी डीएनए, जो डीएनए होता है वो समान नहीं होता, उनका डीएनए भी अलग अलग होता है। अब हमने ये देखा कि जुड़वा बच्चे हैं, उनका भविष्य अलग अलग कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप देना। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो आप जाके क्या बोलते हैं कि मेरे पहले बच्चे के बारे में बताइए, मेरे दूसरे बच्चे के बारे में बताइए, मेरे तीसरे बच्चे के बारे में बताइए। इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर जो पहला बच्चा है उसके लिए अलग ग्रह रेस्पॉन्सिबल हैं, सेकंड के लिए अलग हैं, थर्ड के लिए अलग हैं। इसी तरह से आपकी वाइफ की कुंडली में पहले बच्चा, दूसरा, तीसरे के लिए अलग हैं। या फिर कभी आप अपने भाई के बारे में ही पूछने के लिए जाते हैं कि मेरे भाई के बारे में बताइए, कभी आप अपनी सिस्टर के बारे में पूछने जाते हैं कि मेरे सिस्टर के बारे में बताइए। तो जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी कुंडली में उनके हाउस अलग अलग होते हैं, या उनकी माता की कुंडली में उनके हाउस अलग अलग होते हैं, या उनके भाई बहनों की कुंडली में उनके हाउस अलग अलग होते हैं। और एक और बात, वो दोनों जुड़वा हुए हैं लेकिन एक तो बड़ा होगा ही और दूसरा छोटा होगा ही, ये तो होना ही निश्चित है ये। तो जो बड़ा वाला होगा उसकी कुंडली में छोटे वाले का हाउस होगा, जो छोटा वाला होगा उसमें बड़ा वाला। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। आपको इस तरह से समझे कि आप 2 बीज लेके आए, 2 बीज आप लेके आए, उन्होंने एक बीज आपने लगाया धूप के अंदर और एक बीज आपने लगाया जहां पे हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ एक जैसा, उस पौधे को जैसा चाहिए वैसा। तो आप देखोगे दोनों के बीज एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी जिसका एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है, उस बीज को फेवर करता है, वहाँ वो पौधा ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा, उसका विकास ज़्यादा होगा, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होगा। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जुड़वा भाइयों की जो रस्सी होती है, जो भाग्य नाम की रस्सी होती है, वो किस तरह से अलग होती है, किस तरह से उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स और उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की वजह से उनके भाग्य नाम की जो रस्सी है वो अलग होती है। फिर अब बात आती है कि वो कर्म कितना करते हैं, वो उस रस्सी को कितना हिलाते हैं, कितना ज़्यादा कर्म करते हैं, कितना ज़्यादा घूमते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उनकी सक्सेस डिपेंड होती है। रस्सी में थोड़ी सी भिन्नता है लेकिन वो मेहनत भी करेंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इसकी वजह से उनके जो फल मिलने हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, कई बार मूवीज़ के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि एक ज्योतिषी के सर के ऊपर एक गन रख दी जाती है और फिर उसे कहा जाता है कि बता तेरा आज का दिन कैसा है, तू आज जिएगा या मर जाएगा। तो मित्रों, और फिर सब लोगों का ज्योतिष से विश्वास खत्म होना शुरू हो जाता है। सब कहते हैं अरे यार ये खुद के बारे में नहीं जानता, दूसरों के बारे में क्या बताएगा। तो इसको मित्रों ऐसे समझो, जैसे कोई वैज्ञानिक है या जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास में कोई कैंसर का मरीज चला जाए या कोई एड्स का मरीज चला जाए और बोले कि आप मुझे आज का आज ठीक कर दो, कल सुबह तक मैं ठीक हो जाना चाहिए। और फिर आप वो वैज्ञानिक या वो साइंटिस्ट या वो डॉक्टर बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। तो फिर आप उसको कह दो कि तू तो साइंटिस्ट ही नहीं है, तू तो डॉक्टर ही नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू फिर डॉक्टर नहीं है, तू फिर साइंटिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर जो विज्ञान होता है या हर कोई जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक लिमिट होती है और उस लिमिट के अंदर ही आप वो काम कर सकते हो। तो इसी तरह से कुछ मुद्दे हैं ज्योतिष के अंदर जिनके कुछ लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स के अंदर ही काम हो सकता है, उसके बाहर काम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग लिमिट के बाहर जाके काम कर सकते हैं, जैसे विज्ञान में आइंस्टीन है, न्यूटन है, उन्होंने किए हैं। तो इसी तरह से ज्योतिष में भी अगर कुछ लोग होंगे तो वो उभर के आएंगे और वो इस तरह से काम करेंगे। लेकिन अभी बहुत ही मुश्किल है इन बातों का जवाब देना, और इस वजह से कि इन बातों के जवाब नहीं दिए जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष खत्म हो गया। अब कोई HIV के या कैंसर के पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर ही नहीं है। ये तो गलत हुआ ना। तो इस तरह से अपनी सोच का आईना बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए। मित्रों, आगे फिर अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। आपका कुछ प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करना। धन्यवाद।